बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एबटाबाद। आज से हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन क्लास की जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले द टर्म जेनेटिक्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड जिन। द जिन मीन टू बिकम और टू ग्रो। कि टू बिकम और टू ग्रो का टर्म से जेनेटिक्स क्यों डिराइव्ड हुई, इंशाल्लाह अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जेनेटिक्स की कुछ कॉमन डेफिनेशंस। जेनेटिक्स इज बायोलॉजिकल साइंस which deals with the underlying causes of resemblance and changes between parents and their offspring। अब हमारे पास जेनेटिक्स वो बायोलॉजिकल साइंस है जिसमें हम वो काजेज, वो रीजंस पढ़ते हैं which are responsible for similarity and differences, which are responsible for resemblance and changes between parents and their offspring। Or genetics also defined as simply study of inheritance। जेनेटिक्स मीन्स टू स्टडी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास जेनेटिक्स इज स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। अब वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम इस चीज को स्टडी करें कि हाउ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स टेक्स प्लेस फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, नोन एज जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स की स्टडी को हम, जेनेटिक्स की डेफिनेशन में हमने कहा स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज अ फिनोमिना। इनहेरिटेंस बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस है during which transmission of characters from parents to their offspring takes place। वो फिनोमिना, वो नेचुरल प्रोसेस जिसमें करेक्टर की ट्रांसमिशन ऑफ फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, नोन एज इनहेरिटेंस। अब यहां पे दो वर्ड्स हैं, एक है इनहेरिटेंस, एक है जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, दैट फिनोमेना इज नोन एज इनहेरिटेंस। सिमिलरली जेनेटिक्स की डेफिनेशन है स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इनहेरिटेंस इज अ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल फिनोमेना। ईदर यू स्टडी और नॉट, it will be takes place, while the study of that phenomena is known as genetics। तो inheritance और genetics की definition तो सेम है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिप्रोडक्शन हो रही है, रिप्रोडक्शन में को आप स्टडी करें या ना करें, उसमें रिजेम्बलेंस एंड चेंजेस की ट्रांसमिशन का नाम है इनहेरिटेंस, लेकिन उनकी स्टडी को कहेंगे जेनेटिक्स। इसलिए हमने सिंपली कहा कि जेनेटिक्स मीन स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। अब हमने यहां पे तो कहा कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर होगी। तो क्वेश्चन ये है कि इनहेरिटेंस में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है वो कैसे कैरेक्टर है। तो जैसे ऊपर हमने कहा कि रिजेम्बलेंस एंड चेंजेस। रिजेम्बलेंस मीन्स सिमिलैरिटीज,
Changes mean differences between parents and their offspring या among offsprings. अब resemblance के लिए हम जो scientific term use करेंगे that is known as heredity. The transmission of resemblance from parents to their offspring is known as heredity. कि पेरेंट से जो रिजेम्बलेंस की ट्रांसमिशन होगी उसको हम लोग साइंटिफिकली कहेंगे हेरिडिटी. While the changes are differences which are takes place between parents and their offspring known as variation. उन्हें हम कहेंगे वेरिएशन. तो सिंपल लैंग्वेज में जेनेटिक्स इज a study of heredity and variation between parents and their offspring. अब यहां तक तो थी डेफिनेशन. अब डेफिनेशन में हमने एक इंटरेस्टिंग टर्म लिखा. वो टर्म है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. अब फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग की हम लोग बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग मीन्स रिप्रोडक्शन. It means that whenever you study the genetics, it will be dependent upon reproduction. कि reproduction जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे उस वक्त तक inheritance की स्टडी means that genetic study is not possible. जब भी आप genetic स्टडी करेंगे then you must be dependent upon the biological process which known as reproduction. लेकिन यहां पे दोनों रिप्रोडक्शन है. रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इवन सेल. सेलुलर रिप्रोडक्शन जिसके लिए आप मेरा वीडियो लेक्चर माइटोसिस एंड मियोसिस देख सकते हैं, स्पेशली माइटोसिस. सेलुलर रिप्रोडक्शन उसमें मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन किया. तो रिप्रोडक्शन नॉट ओनली रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बट आल्सो रिप्रोडक्शन ऑफ सेल सिंपली मीन्स दैट सेल डिवीजन. अब अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. अब हम यहां पे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को क्यों एलोबरेट कर रहे हैं, उसकी रीजन ये कि reproduction asexual whenever takes place then the transmission of character takes place but this character will be only heredity. Means that no genetic recombination among offsprings. जब asexual reproduction होगी तो only resemblance transfer from parents to their all offsprings. Simply means that the all offsprings will be genetically identical, genetically similar. Simple means that same genotypes will be produced. जैसे फॉर एग्जाम्पल asexual रिप्रोडक्शन की आपने एक टाइप पढ़ी, कटिंग. सिंपल एग्जाम्पल लेकर चलते हैं ताकि आपको बात समझ आए. कटिंग में आप अगर एक रोज ब्रांच को काटें फ्रॉम रोज प्लांट और उसकी 3 से 4 ब्रांचेस को काट के डिफरेंट जगहों पे आप उसको ग्रो करें तो अब होगा क्या कि वो 3 to 4 ब्रांचेस जब एमर्ज होंगी तो चूंकि उनका सिंगल प्लांट विदाउट एनी जेनेटिक रिकम्बिनेशन, आपके पास 3 to 4 प्लांट्स जो ग्रो होंगे उन सब में रिजेम्बलेंस यानी सिमिलरिटी होगी, यानी ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी होगी. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो इट मींस यू आर स्टडीइंग अबाउट द हेरिडिटी बिकॉज नो जेनेटिक रिकम्बिनेशन टेक्स प्लेस. जेनेटिक रिकम्बिनेशन हम लोग आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्टकट में अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो नो क्रॉसिंग ओवर. अब while during sexual reproduction both character will be transferred, heredity as well as variation.
कि अब जैसे ह्यूमन की हम बात करें तो ह्यूमन प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो द इनहेरिटेंस टेक्स प्लेस which include heredity as well as variation. You people have similarities with your parents as well as variation in result of या because of genetic recombination. तो जब genetic recombination होगी तो because of genetic recombination variations will be takes place. तो ये बात आपने याद रखनी है। अब हमने कहा था the term genetics derived from the Latin word gen, to grow, to become. तो अब आप देखें यहां पे उस वक्त तक आपकी जेनेटिक्स कंप्लीट नहीं है जब तक बायोलॉजिकल प्रोसेस रिप्रोडक्शन ना हो। अब जब रिप्रोडक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स प्रोड्यूस देयर या पेरेंट्स ग्रो देयर ऑफस्प्रिंग। तो जब तक ऑफस्प्रिंग्स बिकम नहीं होंगे, बिकम ऑफस्प्रिंग्स नहीं होंगे, जब तक बिकम ऑफस्प्रिंग्स नहीं होंगे यानी ऑफस्प्रिंग्स ग्रो नहीं होंगे तो आपके लिए जेनेटिक्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स की ब्रीफ सी हिस्ट्री, जेनेटिक्स की हिस्ट्री को हम ओवरऑल 4 मेजर टाइप्स ऑफ थ्योरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1, वेपर थ्योरी एंड फ्लूइड थ्योरीज। नंबर 2, प्री फॉर्मेशन थ्योरीज। नंबर 3, एपिजेनेटिक थ्योरीज एंड नंबर 4, पार्टिकुलर थ्योरीज। अब ये हमारे पास 4 टाइप ऑफ डिफरेंट थ्योरीज हैं, लेकिन इन चारों को आज का लेक्चर में डिस्कस करना लेक्चर को बड़ा प्रोलॉन्ग करने के बराबर है। तो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वेपर एंड फ्लूइड थ्योरीज को। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा प्री फॉर्मेशन थ्योरी एंड एपिजेनेटिक थ्योरी एंड पार्टिकुलेट थ्योरी। तो सबसे पहले वेपर एंड फ्लूइड थ्योरी में जो वेपर थ्योरी है, द वेपर थ्योरी प्रेजेंटेड बाय पैथागोरस। याद रखना है पैथागोरस, पैथागोरस की आपके पास हिस्ट्री है 500 बिफोर क्राइस्ट, 500 years बिफोर क्राइस्ट पैथागोरस। अकॉर्डिंग टू पैथागोरस द वेपर्स ऑफ मेल, द वेपर्स ऑफ मेल are responsible for the production of new progeny, for the production of new offspring. According to this theory, the vapors from brain, nerves, spinal cord and other organ of the body produced, which accumulate in the uterus of female, where these accumulated vapors form embryo and produce new offspring. तो इस थ्योरी में 3 बातें आपने याद रखनी है। नंबर 1, the vapor theory presented by Pythagoras almost 500 years before Christ. Number 2, according to this theory, only the vapors of male responsible for new generation. Number 3, the vapors produced by the different organs which accumulate in the uterus of female and then produce new offspring. दूसरी थ्योरी है फ्लूइड थ्योरी। हिप्पोक्रेट प्रेजेंटेड द फ्लूइड थ्योरी almost 400 before Christ. हिप्पोक्रेट के मुताबिक हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं उसे कहा जाता है ह्यूमर। ह्यूमर जैसे आपने ह्यूमरल इम्यून सिस्टम भी डिस्कस किया था, तो ह्यूमरल या ह्यूमर accumulated from all parts of the body in gonads in testes.
फ्रॉम वेयर इट फॉर्म टू मेल सीमेंस, जो सेक्सुअल फ्लूइड सीमेन है, इट फॉर्म अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट, रिजेक्टेड थ्योरी है, तो आर फ्लूइड फ्रॉम ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी accumulated in the testes in gonads of male, and these testes when ejaculate to semens means that accumulated fluid from the whole body into female reproductive tract where it form to the embryo for next progeny. According to Hippocrates, the human may be healthy or may be damaged or may be diseased. When the healthy human transfer for next generation, then the healthy embryo and baby will be formed. But if human is damaged and diseased, then the many congenital type of diseases cause to the baby and embryo. Congenital diseases mean those diseases which are by birth. नेक्स्ट नंबर पे फ्लूइड थ्योरी का जो है वो नंबर 3 पे एरिस्टोटल. एरिस्टोटल वाज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो फॉर ऑलमोस्ट 20 years. ये बात आपने याद रखनी है कि एरिस्टोटल वाज स्टूडेंट ऑफ प्लेटो. अब हमारे पास 384 years बिफोर क्राइस्ट टू 322 years बिफोर क्राइस्ट इरा है एरिस्टोटल का. तो एरिस्टोटल के मुताबिक मेल सीमेंस यानी कि जो हमारा सेक्सुअल फ्लूइड है फाउंड फ्रॉम ब्लड रादर देन फ्रॉम ऑर्गन्स, ये हिप्पोक्रेट के जो फ्लूइड हाइपोथेसिस है उसको मॉडिफाई करता है. अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट द फ्लूइड फ्रॉम ऑर्गन्स accumulate into gonads, while according to Aristotle the fluid not from organ but from blood form the male semens rather than from organs. And यहां पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि male semens is responsible for the cooking and reshaping of menstrual blood ऑफ फीमेल. इसके हाइपोथेसिस के मुताबिक कि नेक्स्ट प्रोजीनी फॉर्म फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल ब्लड ऑफ फीमेल. एरिस्टोटल के मुताबिक नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड या सिंपली फीमेल फ्लूइड ऑफ मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट दिस मेंस्ट्रुअल ब्लड रिक्वायर्ड cooking and reshaping or the shaping or the settlement on uterus from male semens. इसके मुताबिक although एम्ब्रियो जो बनेगा वो फीमेल मेंस्ट्रुअल ब्लड से बनेगा, लेकिन उसकी सेटलमेंट के लिए, उसकी मॉडिफिकेशन, उसकी एक्टिवेशन, उससे एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए मेल सीमेंस रिक्वायर्ड है. अब एरिस्टोटल के मुताबिक जो मेल सीमेंस ब्लड से प्रोड्यूस्ड होगा उसके लिए फैक्टर जो रिक्वायर्ड है दैट इज वाइटल हीट. कि ऐसा नहीं होगा कि एवरी टाइम जो है वो आपका पास प्रोडक्शन ऑफ मेल सीमेंस होगी, बल्कि इसके लिए स्पेसिफिक पावर ऑफ हीट भी रिक्वायर्ड है. अब यहां तक तो थी हमारे पास फ्लूइड और वेपर थ्योरीज. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा प्री फॉर्मेशन थ्योरीज, एपिजेनिक थ्योरी और पार्टिकुलेट थ्योरी. लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीजें अभी ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. जैसे हमारे पास साइंटिस्ट था लियोनार्डो डा विंची. लियोनार्डो डा विंची 1452 टू 1519 तक इसने फर्स्ट टाइम कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस दिया. अकॉर्डिंग टू लियोनार्डो, मेल एंड फीमेल बोथ पेरेंट्स आर इक्वली इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग. जैसे देखें हमारे पास जो वेपर थ्योरी है पैथागोरस की, उसके मुताबिक ओनली मेल,
सिमिलरली हिप्पोक्रेट के मुताबिक भी द मेल फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल, लेकिन एरिस्टोटल के मुताबिक जो है इनहेरिटेंस हो रही है वो फीमेल से हो रही है, यानी मेंस्ट्रुअल ब्लड से। हाँ, उसकी एक्टिवेशन के लिए, उसकी शेपिंग के लिए मेल सीमेंस रिक्वायर्ड है, लेकिन ये एरिस्टोटल भी इनहेरिटेंस ओनली क्रेडिट दे रहा है टू फीमेल। लेकिन हमारे पास लियोनार्डो ने मेल एंड फीमेल इक्वल कंट्रीब्यूशन को फर्स्ट टाइम स्टडी किया। नेक्स्ट नंबर पे विलियम हार्वे स्टडीड दैट द एग ऑफ फीमेल and semens only play a vital role during the production of new offspring। अब यहां पे फर्स्ट टाइम गैमीट सेल को स्टडी किया विलियम हार्वे ने, और उसने स्टडी किया एग सेल को। चूंकि एग सेल की स्टडी तो हो गई, प्लस जो मेल साइड था उसमें टिल स्पर्म की स्टडी नहीं हुई, इसलिए इसने एग प्लस सीमेंस, not the complete body fluid but only egg and semens are responsible for the production of new offspring। Similarly हमारे पास R.D. Roff 1641 से 1673 एरा में इसने स्टडी किया, both parents transmit their characteristics to their offspring, neither only male nor only female, while the both parents contribute in the characteristics of their offspring, therefore both parents responsible for inheritance। अब यहां तक था हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स। होपफुली आपने लर्न किया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्री फॉर्मेशन थ्योरी, इंतहाई इंटरेस्टिंग, और फिर उसके बाद एपिजेनेटिक एंड पार्टिकुलेट थ्योरी। थैंक्स यू वेरी मच।